Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming all of you to the channel of Daya Patel's e-learning. तो बच्चों आज जो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पार्ट 2 सेकेंड पार्ट लेक्चर जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया गया है कि राइट द आइडियल गैस इक्वेशन। पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। आपको पता है ये ऑलरेडी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही हो। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी एन विच इज बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ के अंदर आपको पता है कि v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब ये पूरी चीज को एक ही साथ अगर आप लिख रहे हो तो पीवी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म मिलेगी म्यू आर, तो पीवी इज इक्वल टू पीवी बाई टी इज इक्वल टू म्यू आर, सो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। हेंस वी हैव द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। वो आपको ऑलरेडी पता ही, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़े ही हो। चलो इसके बारे में आगे कोई बात नहीं करनी है, बट बेसिक सी चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मतलब कि कोई भी गैस है, गैस के अंदर V प्रोपोर्शनल टू T, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर का यूज करेंगे, तो पहली चीज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर का यूज क्यों करना है। हमारे पास ऑलरेडी लिक्विड थर्मोमीटर था ही, लिक्विड थर्मोमीटर था ही। तो वाई वी आर यूजिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो पहली चीज यहाँ पे देखो कि लिक्विड की अगर बात कर रहे हो तो लिक्विड के अंदर होता क्या है कि मान लो कि हमने ले लिया मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी के अंदर क्या होता है कि मर्क्यूरी के अंदर जो भी वॉल्यूम एक्सपांशन होता है लिक्विड के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ डिफरेंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ डिफरेंट होगा, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग मैं बात कर रहा हूं कि सपोज आप बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल के अंदर सेम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पे वो भी सेट नहीं होगा। मतलब कि हर एक लिक्विड के पास में डिफरेंट एक्सपांशन प्रॉपर्टी है। बट अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हो तो वॉल्यूम के बारे में क्या है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का पर्टिकुलर एक रिलेशन है, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी होगी एक्सपांशन की, दैट विल ऑलवेज सेम फॉर ऑल द गैसेस। जितने भी गैस है उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी होगी। तो आप लिख सकते हो गैस एक्सपांशन प्रॉपर्टी फॉर आइडियल गैस इज ऑलवेज रिमेन सेम। तो आइडियल गैस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आइडियल गैस के लिए यहाँ पे एक चीज है कि आप टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर पे जहां पे प्रेशर जीरो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर pressure of any gas being zero is called absolute temperature। मतलब कि जिस टेम्परेचर पे प्रेशर जीरो होता है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आपको रिप्रेजेंट करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, जितना आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, सपोज ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस ले लो, हर एक का प्रेशर जीरो हो जाता है। तो मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर property of all the gas are same
So it is convenient to use gas thermometer. गैसियस थर्मोमीटर यूज करने का यही फायदा है कि हर एक की प्रॉपर्टी सेम है और उसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज आप प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे थे, तो देखो यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो देखो जब आप स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर -273.15, तो हर एक गैस यहाँ पे सेम के वैल्यू के साथ में बढ़ेगा। ये सेकेंड और ये थर्ड, यहाँ पे गैस सी बी और ए बी सी गैस से रिप्रेजेंट करते हो। तो कोई भी गैस क्यों ना ले लो, कोई भी, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है तो उसका प्रेशर जीरो हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो थर्मोमीटर डिफाइन किया वो गैस थर्मोमीटर है और वहाँ पे प्रॉपर्टी भी सेम होती है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि व्हाट इज द थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या है वो आप एक्सप्लेन करो। राइट इट्स टाइप, मतलब उसके टाइप कौन से वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहली चीज थर्मल एक्सपांशन यानी कि कोई भी चीज जो है उसकी लेंथ में, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है, तो दैट इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपांशन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऑन हीटिंग any object, dimension of object will increase is called थर्मल एक्सपांशन। मान लो कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई एक रोड लेता हूं, इस रोड को मैं हीट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये रोड की जो लेंथ है उसमें कुछ इंक्रीज आता है, इतनी लेंथ जो है इंक्रीज हुई, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपांशन। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया इतना है, इसको भी मैं हीट कर रहा हूं, तो उसका एरिया इंक्रीज होके ऐसे बढ़ जाता है, तो इट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। थर्ड थिंग जो है कि सपोज कोई वॉल्यूम है यहाँ पे ऐसा, और आप हीट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है कुछ ऐसे फॉर्म में, यहाँ पे वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ, तो इसको आप बोलेंगे थर्मल एक्सपांशन। तो देखो थर्मल एक्सपांशन के अंदर तीन चीज का डिफरेंस है। एक तो लेंथ में चेंज आया था, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट लीनियर एक्सपांशन। दूसरी चीज देखो कि एरिया में इंक्रीज हुआ, तो इट इज कॉल्ड एरिया एक्सपांशन। और लास्ट में देखो वॉल्यूम में कुछ चेंज आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम एक्सपांशन। सो वी कैन कंसिडर दैट लेंथ में इंक्रीज आता है, एरिया में इंक्रीज आता है और वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, तो दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज होना, यानी कि एक्सपांशन। अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज हो रहा है तो इसको कॉन्ट्रैक्शन। तो बाई कूलिंग द ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को कूल कर रहे हैं तो उसके लेंथ में डिक्रीज आ रहा है, एरिया में डिक्रीज आ रहा है और वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, उसके बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक्सपांशन के बारे में ही बात करनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सप्लेन द लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब कि टेम्परेचर का कुछ चेंज कर रहे हो, तो लेंथ में इंक्रीज आने ही वाला है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया लेंथ में कुछ चेंज मिलता है। सेकेंड थिंग लिख सकते हो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जो भी लेंथ में इंक्रीज आएगा वो अपनी खुद की ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। बेटर एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे 1 मीटर की स्ट्रिंग है, अगर आप खींच रहे हो तो वो 0.01 मीटर जितनी मैक्सिमम खींच सकती है, 2 मीटर 3 मीटर उसकी डबल साइज जितनी इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि जो भी एक्सपांशन होता है ड्यू टू द हीट, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। चलो ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू
एल इंटू डेल्टा डी। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको रिलीज करता हूं तो आंसर मिलेगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल, एल डेल्टा डी। यहाँ पे अल्फा एल कांस्टेंट मिला, अल्फा एल इज कॉल्ड द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। आप लिख सकते हैं अल्फा एल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, यानी कि जो भी लीनियर एक्सपांशन हो रहा है उसका एक कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट मिल रहा है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो दूसरी बात कि यहाँ पे अल्फा का यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एल एल कैंसल अल्फा डिवाइड में, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स बोल सकते हो, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट थियोरिकल कॉन्सेप्ट है एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, वाटर का एनोमलस एक्सपांशन। तो देखो एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि आप अगर 100 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होगा। 100 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम जो भी है वो धीरे धीरे घटेगा, तो टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू t है। बट ये जो कंडीशन है वो कंडीशन कितने टेम्परेचर तक है, 4 तक। मतलब कि अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मतलब के वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो सो रो विल बी यानी कि डेंसिटी इंक्रीज। चलो तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि इनिशियली टेम्परेचर ज्यादा था, 30 40 50 कुछ भी ले लो, धीरे 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 क्या हो रहा है कि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। यानी कि मान लो कि आप कोई एक जगह पे खड़े हो, वहां पे 50 डिग्री से टेम्परेचर घट रहा है और 4 हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे जो लिक्विड होगा इस कंटेनर के अंदर, जो भी लिक्विड होगा, तो वो लिक्विड का वॉल्यूम वो भी तो डिक्रीज होगा, बट इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऊपर का जो लेयर है वो क्या होगा, क्योंकि फ्रीजिंग ऊपर ही होगा तो ऊपर का लेयर आ जाएगा डेंस होके नीचे। तो अभी ये लेयर ऊपर चला गया तो वो भी डेंस होके नीचे, ये लेयर भी डेंस होके नीचे, यानी कि पूरे कंटेनर के अंदर, यानी कि पूरी जो भी चीज है उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है, हर एक वॉल्यूम वो सेम डेंसिटी पे हो जाएगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि पूरा कंटेनर की डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। चलो ये 4 डिग्री सेल्सियस भी हो गया। अब क्या हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है। मान लो कि 4 डिग्री से 0 डिग्री तक टेम्परेचर रिड्यूस होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होना ही है 4 डिग्री से, बट टेम्परेचर रिड्यूस होगा इस टाइम पे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। पानी के अंदर ही एक चीज पॉसिबल है, तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो मतलब कि अभी पूरी सरफेस के जहां पे डेंसिटी सेम है, हर एक जगह पे सेम है, बट उसकी ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का लेयर यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगा, ऊपर का जो लेयर है पूरा वो एक्सपांड हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सेकेंड थिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ड्यू टू दिस इक्वेशन मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है वो हल्का हो जाएगा, यानी कि उसकी डेंसिटी लो होगी। मतलब कि वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जो लो डेंस पार्टिकल है
वो लो डेंस पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं आते, ऊपर ही आते। और धीरे धीरे टेम्परेचर 4 का 0 होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर की पूरी सरफेस आइस में धीरे 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 आइस इंक्रीज होगा, लेकिन ऊपर की सरफेस से नीचे की सरफेस तक आइस इंक्रीज होता है। तो ऐसे पूरी ऊपर की सरफेस आइस के अंदर कन्वर्ट होती है, नीचे वाटर होता है, और इस वाटर के अंदर मान लो कि कोई भी एनिमल्स रहते हैं तो वो एनिमल्स जिंदा रह सकते हैं। उसका रीजन है कि नीचे का जो भी वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, कभी भी वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि ऊपर की सरफेस पहले सॉलिड में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वहां पे डेंसिटी जो कम होती है यानी कि ऊपर ही रहता है, और धीरे धीरे जो लेयर है वो बढ़ता है, एक साथ में लेयर नहीं बढ़ता है। तो अगर आपने कभी भी अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई पानी को आप आइस में कन्वर्ट करने के लिए डालते हो तो ऊपर की सरफेस जो है वो धीरे धीरे आइस में होगी। अगर आप छोटी सी लेयर है उसको आप तोड़ेंगे हाथ से तो टूट जाएगा, बट धीरे 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 वो लेयर बढ़ जाता है। तो उसका जो ग्राफ बनाना है किसके अपोजिट, किसका, तो वी अपोजिट टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हो। तो देखो कि 100 से टेम्परेचर डिक्रीज होके यहाँ पे आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। उस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो जाएगा आपका मिनिमम, एंड दैट इज द 1.0013। एग्जैक्ट यहाँ पे 1 आएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे 1। बाद में 4 से 0 तक इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.0013, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। और 4 डिग्री पे परफेक्ट 1 वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, बट यही ग्राफ अगर मैं डेंसिटी के लिए बना दूं, डेंसिटी अपोजिट टेम्परेचर, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी जो है मिनिमम होगी। और यहाँ पे 100 डिग्री नहीं 10 डिग्री तक का ही रिलेशन लेता हूँ, तो 10 डिग्री पे डेंसिटी होती है 0.99970। जैसे ही टेम्परेचर 4 के नियर बाय चला गया तो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और वो डेंसिटी मैक्सिमम होके कितनी होती है 1 हो जाती है। देन आफ्टर अगेन 4 से लेकर टेम्परेचर 0 तक होता है तो वो डेंसिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज 0 डिग्री पे कितनी होती है तो दैट इज 0.99985, इतनी डेंसिटी होती है। तो बस यही रिलेशन आपको याद रखना है कैसे चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, तो जो भी लाइफ है यानी कि अगर आइस के अंदर जो भी पेंगुइन्स वगैरह कुछ रहते हुए तो पॉसिबल नहीं होगा, और बहुत सारे एनिमल्स मर जाते। इसीलिए एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वो बहुत ही यूजफुल है। वॉल्यूम एक्सपांशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके आपको वॉल्यूम एक्सपांशन कैसे होता है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। P for pressure, V for volume, mu for number of moles and R for gas constant and T for temperature, वो आपको पता ही है। लेकिन सपोज मान लो कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा P इंटू डेल्टा वी। अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो P डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा डी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, हियर इज द इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन को हम रेशियो के फॉर्म में लेते हैं सेकेंड बाय फर्स्ट, तो आंसर कुछ ऐसे मिलेगा P डेल्टा V डिवाइड बाई पी वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी डिवाइड बाई म्यू आर टी। तो बच्चों आप देख सकते हो म्यू आर कैंसल, P कैंसल, एंड हियर वी हैव द आंसर डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई टी। डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा T बाई टी। तो यहाँ पे अगर मान लो कि डेल्टा टी को मैं इसके नीचे ले लूँ तो क्या आंसर हो जाएगा, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई टी। चलो अभी यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। आगे इक्वेशन नंबर 3 तो मिल गया, लेकिन आपके पास इक्वेशन है कि सपोज मान लो कि कुछ वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम का चेंज टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होगा, और वॉल्यूम का चेंज खुद के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लिख सकते हो डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा डी। सपोज प्रोपोर्शनलिटी के लिए आप अल्फा वी लिख सकते हो, तो वी इज इक्वल टू अल्फा वी इंटू वी डेल्टा डी। इस वी डेल्टा डी को आप डिवाइड में ले लो, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी डेल्टा डी इज इक्वल टू अल्फा वी। इक्वेशन नंबर 4, दोनों को कंपेयर करो 3 और 4 को, तो आप लिख सकते हो कि अल्फा वी
इज इक्वल टू 1/t, यानी कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मिल रहा है, याद रखना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन मिल रहा है वो डायरेक्टली टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जितना भी नहीं, इनवर्स जितना ही है, जो भी टेम्परेचर है उसके इनवर्स जितना ही मिलेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? तो अगर एक्सपांशन किसी का भी चाहिए, किसका एक्सपांशन चाहिए? आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस के लिए एक्सपांशन के अंदर कोफिशिएंट मिलेगा, तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन is equal to inverse of absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में यही डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे प्रेशर जीरो हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ गिवन टेम्परेचर है, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द अल्फा विंड अल्फा एल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, दोनों के बीच का क्या रिलेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। चलो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम के लिए इक्वेशन है V इज इक्वल टू एल क्यूब। अगर मान लो कि मुझे डेल्टा V लिखना है तो डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। चलो नई लेंथ क्या होगी? तो L डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L, और इनिशियल लेंथ तो L है ही। चलो नया वॉल्यूम क्या होगा? तो आप लिख सकते हो नया वॉल्यूम V डैश इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L वॉल क्यूब होगा। तो आप लिख दो L प्लस डेल्टा L वॉल क्यूब माइनस L क्यूब दैट इज कॉल, यहाँ पे जो भी रिलेशन मिलेगा दैट इज द रिलेशन फॉर डेल्टा V। चलो ठीक है, अभी आपके पास a प्लस बी जैसा कुछ टर्म है, a प्लस बी का क्यूब। तो देखो a प्लस बी का वोल क्यूब लिखना है तो उसका फॉर्मूला पहले तो आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप का क्यूब, तो a क्यूब, ठीक से लिख देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², 3a² प्लस 3ab², ऐसा लिख सकते हो। चलो यही फॉर्मूला का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आंसर मिलेगा L क्यूब प्लस डेल्टा L क्यूब प्लस 3L², क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर गिना, 3L² इंटू डेल्टा L एंड प्लस 3L डेल्टा L² माइनस L क्यूब। ठीक है, माइनस L क्यूब कैंसल, और यहाँ पे पता है कि डेल्टा L इट इज टू स्मॉल, क्योंकि चेंज मिल रहा है, चेंज इन लेंथ बहुत ही छोटा है, तो L क्यूब डेल्टा L क्यूब लिखोगे तो बहुत ही छोटा, यानी कि टेंस टू जीरो। तो आप लिख सकते हो डेल्टा L क्यूब टेंस टू जीरो, डेल्टा L² ऑल्सो टेंस टू जीरो। तो आप देख सकते हो ए वाली टर्म और यहाँ पे ए वाली टर्म दोनों जीरो। तो आपके पास सिर्फ आंसर में क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही आंसर है, 3L² इंटू डेल्टा L, 3L² इंटू डेल्टा L, यही आपके पास आंसर है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास डेल्टा L की ऑलरेडी वैल्यू है, डेल्टा L की वैल्यू लिखनी है तो इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो। डेल्टा L लिखना है तो यहाँ से उठा लो, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू L इंटू डेल्टा टी। चलो ये सेकेंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू 3L² इंटू अल्फा L इंटू L इंटू डेल्टा टी। तो आप देख सकते हो कि आपका आंसर मिला है 3L³ अल्फा L इंटू डेल्टा टी। चलो L क्यूब को आप V बोल सकते हो, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा V इज इक्वल टू 3 इंटू V अल्फा L इंटू डेल्टा टी। 3 को आप पीछे लिख दो, तो आप लिख सकते हो 3 अल्फा L
इंटू वी इंटू डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा वी। इस इक्वेशन को 3 लिखो और वी का इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहला लिखा, तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक्सपांशन क्या मिलेगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अल्फा वी इंटू वी इंटू डेल्टा डी। इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करते हो वी डेल्टा डी कैंसल, तो आपके पास अल्फा वी मिला और अल्फा वी मिलेगा 3 अल्फा एल, यानी कि वॉल्यूम का एक्सपांशन का कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट वो 3 टाइम्स के रिलेशन में, क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपांशन आप देख सकते हो तो लेंथ में सिर्फ एक ही साइड होगी और वॉल्यूम में 3 साइड होती है, तो 3 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो 3 का रिलेशन में। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर एरिया का एक्सपांशन लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ एरिया, तो अल्फा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा एल, यानी कि लीनियर एक्सपांशन के 2 टाइम्स जितना होगा, तो आप ये रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे ही खत्म करता है। होप सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट सेक्शन यानी कि सॉरी कमेंट सेक्शन में जाके आपके डाउट भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।